Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you'll be fine. This is chapter number 13 probability के related है और इसमें आज हम करने वाले हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस चीज को अच्छी तरह से समझ लेंगे और उसके बाद फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम्स कहते हैं हम वो तमाम चीजें कि वो सारे आउटकम्स, वो सारी जहां यहाँ पर हमारे पास चीजें कि जो एक टाइम पर सिर्फ एक हो सकती है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको ये चीज ज्यादा समझ में आएगी। अगर मेरे पास, मैं आपसे कहूं कि मेरे पास कुछ नंबर्स हैं, लेट्स सपोज 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो मैं कहूं कि आउट ऑफ दीज 6 नंबर्स सम आर इवन, सम आर ऑड। ठीक है, कुछ नंबर्स इसमें इवन हैं और कुछ नंबर्स इसमें ऑड हैं। तो फॉर अ नंबर, कोई भी नंबर मेरे पास होगा, या तो वो इवन होगा और या फिर वो ऑड होगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि एक नंबर एक ही टाइम पर इवन भी हो और ऑड भी हो। ठीक है, या मैं अगर आपसे कहूं कि ये एक नंबर मैं चूज करना है, मुझे इवन नंबर चूज करना है, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इवन नंबर भी चूज कर लूं और ऑड नंबर भी चूज कर लूं। ठीक है, तो जो दो चीजें एक साथ ना हो सके वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम्स होते हैं। इसी तरह से मैं आपको एक और एग्जांपल दूं। जैसे चेन थ्रोज अ फेयर कॉइन। चेन के पास एक कॉइन है और कॉइन के अंदर हमारे पास दो फेसेस होते हैं। एक होता है हेड्स, ठीक है, जिसपे कोई पिक्चर बनी होती है, और उसका जो बैक साइड होता है वो होता है टेल्स। ठीक है, तो अगर मैं कॉइन को थ्रो करती हूं तो या तो हेड्स आएगा और या फिर टेल आएगा, इनमें से कोई एक आ सकता है, दोनों एट अ टाइम नहीं आ सकते। तो यहाँ पर हमसे पार्ट ए के अंदर पूछ रहे हैं व्हाट आर दी पॉसिबल आउटकम्स। तो पार्ट ए के अंदर हमारे पास सीधा सीधा जवाब होगा हेड्स और टेल्स। यहाँ पर हेड्स एंड टेल्स हम क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि या तो हेड्स होगा और या फिर टेल्स होगा। पार्ट बी में हम कह रहे हैं आर दी आउटकम्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ऑफ कोर्स यस, क्योंकि या तो हेड हो सकता है और या तो टेल्स हो सकता है। ये वाली जो बात आती है ना, या तो ये हो सकता है और या ये हो सकता है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, इसी को हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। आर द आउटकम्स इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली का क्या मतलब होता है कि जितने चांसेस एक आउटकम के हैं उतने ही चांसेस दूसरे आउटकम के हों। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक बॉक्स के अंदर कुछ नंबर्स रखे हैं, ठीक है, और मैं रेंडमली किसी को चूज करना चाहती हूँ। मेरे पास जो नंबर्स है 2 3 4 हैं। ठीक है, तो अब ये तीनों के लिए इक्वली लाइकली है, तीनों के लिए बिल्कुल बराबर है कि मैं 2 भी चूज कर सकती हूँ, 3 भी चूज कर सकती हूँ और 4 भी चूज कर सकती हूँ। यानी मैं जो भी नंबर चूज करूंगी उसमें से तीनों के लिए ये नंबर ऑफ चांसेस जो है वो बराबर है कि या तो 2 चूज कर पाऊंगी, या 3 चूज कर पाऊंगी और या 4 चूज कर पाऊंगी। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि व्हेन यू रोल अ डाइस each number is equally likely, that is 1 2 3 4 5 and 6, they are equally likely outcomes। ठीक है, तो अब इससे हमें क्या बात समझ में आती है कि when two outcomes cannot happen at the same time they are mutually exclusive। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होते हैं कि जब दो आउटकम्स एक टाइम पर दोनों ना हो सके, यानी या तो हेड होगा और या टेल होगा, हेड और टेल दोनों एक साथ नहीं हो सकते, इसको हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, और इक्वली लाइकली का मतलब कि सबके चांसेस बराबर हों कि 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। इसी तरह से मैं जब कॉइन को थ्रो करूंगी तो टेल भी हो सकता है और हेड भी हो सकता है, और हर दफा टेल हो सकता है और हेड भी हो सकता है, दोनों बिल्कुल बराबर तरीके से हो सकते हैं। तो ये दोनों इक्वली लाइकली भी है। ठीक है, तो इक्वली लाइकली के लिए क्या बात है कि जितने आपके पास नंबर्स हैं वो सब बराबर जो है वो आ सकते हो, तो उसको हम कहते हैं इक्वली लाइकली। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहे हैं वेदर फोरकास्ट सेज दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन टुमारो इज 20%। ठीक है, रेन की प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं आपको कि वो 20% है, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स टुमारो इज 30%। ठीक है, दो चीजों की आपको प्रोबेबिलिटी बताई है, एक की 20% है, एक की 30% है। रेन की 20% है, कम है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग विंड्स की जो है प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। एक्सप्लेन व्हाई रेन एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए क्या है कि जिस टाइम पर रेन हो रही है उस टाइम पर स्ट्रॉन्ग विंड्स नहीं हो सकती, या जिस टाइम पर स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं उस टाइम पर रेन नहीं हो सकती। क्या ये पॉसिबल है? हो सकता है पॉसिबल हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों एक साथ एक ही टाइम पर ना हो सके। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर क्या कहेंगे
They are not mutually exclusive. Why? Because there can be rain and strong winds at the same time. दोनों एक साथ एक ही टाइम पर हो सकती है ना, तो ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव तो नहीं हुई। और जो चीजें एक साथ एक ही टाइम पर हो सके वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होती। पार्ट बी में कह रहे एक्सप्लेन व्हाई रेन एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स आर नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली उसको कहते हैं जिसके चांसेस बिल्कुल बराबर हो। इक्वली लाइकली तब होते जब 20% रेन की प्रोबेबिलिटी होती और 20% ही स्ट्रॉन्ग विंड्स की प्रोबेबिलिटी होती। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ठीक है, इक्वली लाइकली की बात भी आपको समझ में आ गई कि दोनों चीजें इक्वल जो है वो प्रोबेबिलिटीज रखती हो, तो तब हम उनको कहते हैं इक्वली लाइकली। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं बेल्सम थ्रोज एन अनबियास्ड डाइस। बेल्सम ने डाइस को थ्रो किया। वर्क आउट द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रोज। अब डाइस के अंदर हमारे पास 6 नंबर्स होते हैं, हर नंबर एक मर्तबा होता है, तो हमारे पास यहाँ पर टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं 6। तो हमारे पास नंबर 4 की हर आउटकम की हमारे पास यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 की भी 1/6, 2 की भी 1/6, 3 की भी 1/6, 4 की भी 1/6, 5 की भी 1/6, 6 की भी 1/6। ठीक है, प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी आती है कि जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं उसको हम डिनोमिनेटर में रखते हैं और जिसकी हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है उसको देखते हैं वो कितनी दफा रिपीट हुआ है। तो एक डाइस के ऊपर हर नंबर सिर्फ एक दफा होता है, तो इसलिए यहाँ पर सबकी जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम होगी, दैट इज 1/6। इसको कहते हैं इक्वली लाइकली। सही है, अच्छा जब सेम प्रोबेबिलिटीज होती हैं। पार्ट ए के अंदर नंबर 4 की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी हमारे पास 1/6, सिंपल। ठीक है, द नंबर 3 उसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी होगी 1/6। एंड ऑड नंबर, कितने ऑड नंबर्स हैं हमारे पास यहाँ पर 3, 5 और 1, ये 3 ऑड नंबर्स हैं। तो हमारे पास 3 ऑड नंबर्स हैं, कितने टोटल नंबर्स में से 6 में से, तो इनकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी 3/6। 3/6 को आप सिंप्लीफाई करो तो आपके पास क्या आंसर आता है 1/2। इसका मतलब है ऑड नंबर की जो प्रोबेबिलिटी है हमारे पास वो यहाँ पर 1/2 है। ठीक है, एंड इवन नंबर, तो बाकी जो नंबर्स है हमारे पास वो इवन है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी भी हमारे पास 3/6 दैट इज 1/2 होगी, सिंपल। द नंबर 3 और मोर, 3 और मोर कितने नंबर्स हैं हमारे पास जो 3 या उससे ज्यादा हैं, तो 3, 4, 5 और 6, ये 4 नंबर्स हैं हमारे पास जो 3 और उससे मोर की कैटेगरी में आते हैं। तो इसका मतलब है इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी हमारे पास वो 4/6 यानी 2/3 होगी। ठीक है, अच्छा और उसके बाद नंबर मोर देन 6, तो यहाँ पर क्या हमारे पास कोई नंबर है जो 6 से ग्रेटर हो, नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0। सही है, तो हमने इस तरह से प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 4 है, इसमें हमसे कह रहे हैं ईच लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स इज रिटन ऑन अ सेपरेट कार्ड। आपके पास यहाँ पर कितने टोटल कार्ड्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 कार्ड्स हैं। हर कार्ड के ऊपर मैथमेटिक्स का एक एक लेटर लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब इसके अंदर मैथमेटिक्स के अंदर हमारे पास एम 2 मरतबा आ रहा है तो 2 मरतबा एम लिखा हुआ है, ए भी 2 मरतबा आ रहा है तो ए भी 2 मरतबा लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर टी 2 मरतबा है तो टी भी 2 दफा लिखा हुआ है, और बाकी लेटर्स शायद सब एक एक दफा लिखे हुए हैं। ठीक है, अच्छा आगे हमसे कह रहे हैं द कार्ड्स आर प्लेस्ड फेस डाउन, सबको हमने उलट कर रख दिया। वन कार्ड इज चूजन विदाउट लुकिंग, वर्क आउट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एच। प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है हर लेटर की। हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल जो आएगा हमारे पास वो जितने टोटल कार्ड्स हैं हमारे पास यहाँ पर वो टोटल होगा दैट इज 11। ठीक है, तो जो भी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करोगे उसका डिनोमिनेटर आपका सेम होगा दैट इज 11। सही है, अब एच की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, तो नंबर ऑफ एच हमारे पास यहाँ पर कितने हैं, ये एक एच और बस एक ही है, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आएगी यहाँ पर 1/11, सिंपल। ठीक है, उसके बाद पार्ट बी में ए की हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, तो ए कितने हैं 1 और 2, 2 है,
तो ए की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 2/11 होगी। जितनी दफा जो नंबर रिपीट होगा उतनी उसकी प्रोबेबिलिटी होगी, डिनोमिनेटर आपका सेम रहेगा। सी, एस की हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, तो एस की प्रोबेबिलिटी भी हमारे पास यहाँ पर 1/11 होगी। एक मरतबा एस आया है। उसके बाद एम की बात करें तो 2m है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 2/11 होगी। दैट इज जो हमारे पास ए की प्रोबेबिलिटी थी। फिर बी की बात करें तो क्या हमें यहाँ पर कोई बी नजर आ रहा है? तो कोई भी नजर नहीं आ रहा, उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0 होगी। सिंपल, जो हमारे पास आउटकम है ही नहीं उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। उसके बाद अ लेटर इन द वर्ड साइंस, साइंस के अंदर हमारे पास जो लेटर्स हैं उसमें से कितने लेटर्स इसके अंदर मौजूद हैं? एस मौजूद है, यस है। सी मौजूद है, यस है। आई मौजूद है, यस है। ई मौजूद है, यस ई भी है। फिर एन मौजूद है, नहीं एन नहीं है। फिर सी है और फिर ई है। ठीक है, लेकिन इन्होंने हमसे क्या कहा? अ लेटर इन द वर्ड साइंस। इसके अंदर हमारे पास कितने लेटर्स हैं? इसके अंदर हमारे पास इसमें से कितने लेटर्स आ रहे हैं? 4 लेटर्स हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? 4/11। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करना बच्चों, अ लेटर इन द वर्ड साइंस के अंदर तो हमारे पास सी और ई रिपीट हो रहे हैं, लेकिन हमने यहां से नहीं देखना, हमने देखना है जो कार्ड्स हमारे पास हैं, जो आउटकम्स हमारे पास हैं, उसमें इन चारों में से सबकी कितनी दफा रिपीट हुए हैं। तो एस भी एक दफा है, सी भी एक दफा है, आई भी एक दफा है और ई भी एक दफा है। कोई इन चारों में से कोई भी लेटर हमारे पास रिपीट नहीं हुआ मैथमेटिक्स के अंदर, इसलिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी 4/11। अगर हमारे पास कोई ऐसा वर्ड होता जिसके अंदर एम होता, ठीक है, चाहे उसमें एक एम होता, चाहे 2m होते, चाहे 3m होते, तो फिर हमारे पास यहाँ पर प्रोबेबिलिटी जो आती वो 2m के अकॉर्डिंग आती। अगर उस लेटर के उस वर्ड के अंदर ए होता तो यहाँ पर ए के हमारे पास जो एज हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती। ठीक है, तो जो हमारे पास आउटकम्स अवेलेबल हैं हमने उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रोबेबिलिटीज यहाँ पर चूज करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, अ कलर्ड स्पिनर हैज 12 इक्वल सेक्शंस। एक स्पिनर है, आप देख सकते हैं ये आपके पास, ठीक है, इसके अंदर 12 इक्वल सेक्शंस हैं। इसका मतलब है अब जो हमारे पास प्रोबेबिलिटीज होंगी उसका जो टोटल होगा वो 12 होगा। ठीक है, व्हेन स्पन, जब हम उसको स्पिन करते हैं, द पॉइंटर हैज एन इक्वल लाइक्लीहुड ऑफ स्टॉपिंग इन एनी ऑफ द सेक्टर्स। अब यहाँ पर ये जो नंबर्स हैं इक्वली लाइकली हैं, क्यों? क्योंकि इन सब के अंदर कहीं पर भी वो जाकर स्टॉप हो सकता है। वर्क आउट द प्रोबेबिलिटी आउटकम ऑफ ईच ऑफ द 4 कलर्स। अब चारों कलर्स का अगर हमने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हमारे पास 4 कलर्स कौन कौन से हैं? ब्लू, ग्रीन, येलो और पिंक। सबकी प्रोबेबिलिटी के अंदर याद रखना कि जो डिनोमिनेटर है वो आपका 12 ही रहेगा। न्यूमिनेटर हमारे पास क्या होगा? तो ब्लू का जो न्यूमिनेटर है उसके अंदर 4 है तो ये 4/12, येलो के अंदर 2 है तो 2/12, ग्रीन का सिर्फ 1 है तो 1/12 और पिंक का 5 है तो 5/12। ठीक है, सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटीज यहाँ पर लिख दी है। सही है, अच्छा अब आप चाहो तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। 4 1 4, 4 3 12, तो ये 1/3 हो जाएगा आपके पास। ये 2 1 2, 2 6 12, तो ये 1/6 हो जाएगा। बाकी ये दोनों सिंप्लीफाई नहीं हो सकते। नेक्स्ट हमसे कह रहे हैं शो दैट द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज इन पार्ट ए इज 1। अब क्योंकि स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो प्रोबेबिलिटीज हैं इन सब को हम यहाँ पर सारी हमने कलर्स को चूज कर लिया, इनकी प्रोबेबिलिटीज का जो हमारे पास सम आना चाहिए, सबको प्लस करके आंसर आना चाहिए, वो 1 आना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले ब्लू की प्रोबेबिलिटी ली। अब डिनोमिनेटर्स हम सबके सेम ही रखेंगे, यहाँ पर हम सिंप्लीफाइड नहीं लिखेंगे। उसकी वजह ये है कि डिनोमिनेटर्स हमें यहाँ पर सेम चाहिए, प्लस करने में फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर्स सेम होने चाहिए। तो 4/12 प्लस 2/12 प्लस 1/12 प्लस 5/12, इन सबके डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, तो न्यूमिनेटर्स को ऐड करते हैं। 4 + 2 + 1 + 5 = 6, सॉरी 12। 12/12 का आंसर आपके पास सिंप्लीफाई करके क्या आएगा? 1। सिंपल। ठीक है, हमने क्या किया, इन सबको प्लस किया और आंसर हमारे पास 1 आ गया। तो अब आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें कह रहे हैं दी लेटर्स ऑफ द वर्ड बनाना आर प्रिंटेड ऑन कार्ड्स। इसी तरह से अब आपके पास एक वर्ड है बनाना, उसके लेटर्स आपके पास कार्ड्स के ऊपर प्रिंट हुए हैं। दी कार्ड्स आर प्लेस्ड फेस डाउन, अगेन ये भी जो है वो फेस डाउन है। अ कार्ड इज चूजन विदाउट लुकिंग। ठीक है, अब एक कार्ड हमने चूज करना है यहाँ पर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द लेटर बी। कितने टोटल कार्ड्स हैं? 6। सबकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास यहाँ पर क्या होगी? 6 टोटल। ठीक है, अब बी कितनी दफा रिपीट हुआ है? सिर्फ एक दफा आया है तो इसकी 1। ठीक है, ए कितनी दफा आया है हमारे पास? 3 टाइम्स, तो 3/6। और एन कितनी मतलब आया है? एन हमारे पास आया है 2 टाइम्स, तो एन की प्रोबेबिलिटी हमारे पास यहाँ पर
2/6 होगी। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये आपके पास बन जाएगा 1/2 और ये आपके पास बन जाएगा 1/3। ठीक है। Next, we have question number 7, which says the names of 6 boys and 4 girls are put in a bag. एक बैग है, उसके अंदर 6 boys हैं और 4 girls हैं, उनके नाम लिखकर बैग के अंदर डाल दिया। यानी टोटल हमारे पास आउटकम कितने हो गए? 10। ठीक है। One of the boys name is Black, one of the girls name is Crystal। एक लड़की का नाम बता दिया और एक लड़के का नाम बता दिया। One name is chosen without looking। टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास? 6 + 4 10 आउटकम्स हैं, जिसमें से बॉयज के कितने हैं? 6 हैं, गर्ल्स के कितने हैं? 4 हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आप अपने माइंड वर्कआउट इस तरह से कर सकते हैं। वर्क आउट द प्रोबेबिलिटी दैट द नेम चूजन इज ब्लैक। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास टोटल आउटकम्स यहाँ पर कितने हैं? 12। ब्लैक का नाम कितनी दफा है? सिर्फ वन ऑफ द बॉयज नेम इज ब्लैक। तो इसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास ब्लैक की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी? 1। सिंपल। ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1/12। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहां पर हमारे पास है नेक्स्ट। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास टोटल आउटकम्स 10 है। 4 + 6 10 होता है, तो ये हमारे पास बनेगा 1/10। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर वर्क आउट द प्रोबेबिलिटी दैट द नेम चूजन इज अ बॉयज नेम। कितने बॉयज के नेम्स हैं यहाँ पर? हमारे पास 6 बॉयज हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो बॉयज की प्रोबेबिलिटी बनेगी वो 6/10 बनेगी। 6/10 भी कह सकते हो आप इसको। आप इसको, अच्छा, ये जो आपके पास फ्रैक्शन में आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हो, तो इसको आप परसेंटेज में भी कर सकते हैं और इसको आप डेसिमल में भी कर सकते हैं। अब आपको फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करना आता है। 0 कट किया, डेसिमल एक प्लेस पीछे गया और ये बन गया 0.1। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर 0 कट किया, डेसिमल एक प्लेस पीछे गया, ये बन गया 0.6। और आप इसको फ्रैक्शन में भी रख सकते हैं, दैट इज 2 3 जार 6, 2 5 जार 10। तो ये दोनों सही है। ठीक है। और आप इसको 60% भी लिख सकते हैं, परसेंटेज में भी कन्वर्ट करना आता है आपको। 6/10 मल्टीप्लाई बाय 100% कीजिए, क्या आंसर आता है? 6 × 10 60%। ठीक है। तो ये तीनों चीजें ठीक है, आप किसी भी फॉर्म में लिखेंगे आपका आंसर ठीक होगा। अच्छा, उसके बाद गर्ल्स नेम की बात आती है, तो गर्ल्स के नेम्स कितनी दफा रिपीट हुए हैं यहाँ पर? 4 टाइम्स। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगी? 4/10। अब चाहे 4/10 लिखो, चाहे 0.4 लिखो, चाहे इसको सिंप्लीफाई करके 2/5 लिखो, और चाहे 40% लिखो, सब एक ही बात है। कोई सा भी एक आंसर आप लिख सकते हैं यहाँ पर। नॉट क्रिस्टल। अच्छा, अब कह रहे हैं कि जो नेम हम चूज करेंगे वो क्रिस्टल का नाम ना हो। तो क्रिस्टल का नाम कितनी दफा आया है? एक दफा आया है। तो क्रिस्टल का नाम बाकी दफा तो नहीं आया। बाकी कितनी दफा हमारे पास बाकी और कितने आउटकम्स हैं? 9 आउटकम्स हैं। अगर 1/10 क्रिस्टल का आउटकम है, तो नॉट क्रिस्टल का आउटकम कितना होगा? 10 - 1, दैट इज 9/10। तो हमारे पास यहाँ पर जो आंसर आएगा इट विल बी 9/10, दैट इज 0.9 और 90%। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है अ बॉयज नेम और अ गर्ल्स नेम। तो हमने लिखे ही बॉयज और गर्ल्स के नेम्स हैं, इसके अंदर हमारे पास क्या आएगा? 10/10, दैट इज 1 या 100%। ये तो पूरा का पूरा आउटकम हमें बता दिया यहाँ पर इन्होंने कि जो है वो हम जो कार्ड चूज करें वो या तो किसी बॉय का हो और या किसी गर्ल का हो। तो हमने जब रखे ही बॉयज और गर्ल्स के नेम्स हैं, इसका मतलब है इन दोनों में से ही कोई एक नाम हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। पार्ट बी में कह रहे हैं एक्सप्लेन व्हाई द चूजन नेम इज 50% मोर लाइकली टू बी बॉयज देन अ गर्ल्स नेम। ठीक है। अब यहाँ पर हमसे कह रहे हैं कि बॉयज के जो नेम्स हैं वो गर्ल्स से 50% हमारे पास क्यों ज्यादा है। एक्सप्लेन व्हाई द चूजन नेम इज 50% मोर लाइकली टू बी अ बॉयज नेम। यानी जब हम कोई भी नेम चूज करेंगे तो जो बॉयज की प्रोबेबिलिटी है वो 50% से ज्यादा क्यों है गर्ल्स के मुकाबले में? क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 6 में से हाफ, 6 का हाफ, 10 का हाफ क्या होता है? 5 होता है। और 5 से ज्यादा 6 बॉयज हैं और 5 से कम हमारे पास 4 गर्ल्स हैं। तो जब हमारे पास 50% से ज्यादा बॉयज हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी भी 50% से ज्यादा होगी। और जब गर्ल्स हैं हमारे पास वो 50% से कम है तो उनकी प्रोबेबिलिटी भी हमारे पास यहाँ पर 50% से कम होगी। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है, अब डिफरेंस कैलकुलेट करना है ना बेसिकली आपको यहाँ पर। तो 6/10 माइनस
ये आप यहाँ पर देखिए, 6/10 माइनस 4/10, क्या आंसर आता है आपके पास यहाँ? 2/10। यानी कि जो बॉयज की प्रोबेबिलिटी है वो 20% से ज्यादा है गर्ल्स से। आ रही है बात समझ में? इसलिए यहाँ पर हमारे पास जो बॉयज की प्रोबेबिलिटी होगी वो गर्ल्स से 50% मोर लाइकली है। आप यहाँ पर लिख सकते हो, सिंस द प्रोबेबिलिटी दैट द नेम चूजन इज अ बॉयज नेम इज 6/10। हमने बॉयज की प्रोबेबिलिटी क्या कैलकुलेट की थी? 6/10। परसेंटेज में उसको करें तो वो 60% बनता है। ठीक है, और इसी तरह से गर्ल्स की बात करें तो वो 4/10 थी, परसेंटेज में बात करें तो वो 40% बनता है। अब बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी है ये क्वेश्चन, आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगी, गौर से मेरी बात समझिएगा। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो बॉयज की प्रोबेबिलिटी है वो गर्ल्स के नेम से 50% ज्यादा है। यानी जितनी प्रोबेबिलिटी गर्ल्स की है उसका 50%, 50% का मतलब होता है हाफ। तो अगर मैं बात करूं, फोर गर्ल्स, फोर गर्ल्स का 150% का मतलब है एक और आधा। तो फोर गर्ल्स का 50% कितना होता है, आधा कितना होता है, 2। तो 4 + 2 करते हैं हम तो वो बराबर है 6 के, जो कि बॉयज की परसेंटेज है या बॉयज की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो अगर आप 6 - 4 करते हैं आंसर आता है 2। ठीक है, या आप ऐसे मैं ये कहूं कि 4 का अगर मैं 150% कैलकुलेट करूं, ठीक है, 4 का 150% हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 4 × 150%। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 600%, यानी 60। 600% का मतलब होता है 600/100 = ठीक है, तो 4 यानी 4 गर्ल्स का 150% 6 है, तभी वो हमसे कह रहे हैं कि यहाँ पर जो बॉयज की प्रोबेबिलिटी है वो 50% ज्यादा है। यानी कि वो 150% ऑफ गर्ल्स नेम है, गर्ल्स की जितनी प्रोबेबिलिटी है उसका 150% बॉयज की प्रोबेबिलिटी है। बस अब आपको यहाँ पर ये समझना है कि गर्ल्स की का मैं अगर हाफ करूं तो वो 2 बनता है, और 4 + 2 क्योंकि 6 है, इसलिए हमारे पास जो बॉयज की प्रोबेबिलिटी है वो गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी से हाफ ज्यादा है। बस इतनी बात आपने समझनी है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये आप स्टेटमेंट लिख देंगे तो आपका काफी होगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8 विच सेज, हियर इज व्हाट मार्कस सेज। मार्कस क्या कह रहा है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमारे पास क्या है, कह रहे हैं कि my football team can win, draw, or lose a match. These are the only three outcomes. Winning is one of these outcomes. The probability that my team wins is 1/3. What is incorrect with Marcus' argument? Marcus कह रहा है मेरी एक फुटबॉल टीम है, ठीक है, या तो वो मैच जीतेगी, या वो मैच ड्रॉ करेगी, और या वो मैच लूज कर देगी। These are the only three outcomes. यही तीन आउटकम्स हैं। विनिंग इज वन ऑफ दीज आउटकम्स, और इनमें से जो है वो इन तीनों में से विनिंग एक आउटकम है। यानी कि मेरी टीम के पास तीन ही ऑप्शंस हैं, या तो वो विन करेगी, या ड्रॉ करेगी, या लूज करेगी। द प्रोबेबिलिटी दैट माई टीम विंस, मेरी टीम के जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 है। व्हाट इज इनकरेक्ट विद मार्कस आर्ग्यूमेंट? मार्कस का आर्ग्यूमेंट यहाँ पर क्या उसमें गलती हो रही है? ठीक है, अच्छा बच्चों, देखो ऐसे सिचुएशन के अंदर हम यहाँ पर 1/3 क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कि विनिंग के कितने चांसेस हैं, ड्रॉ करने के कितने चांसेस हैं, और मैच को हारने के कितने चांसेस हैं। अगर लेट सपोज मैं कहूं विन करने के जो चांसेस हैं वो 20% है, या चलो यहाँ पर कहते हैं कि वो 40% है, क्योंकि टीम ने तैयारी की है, अच्छी की है, लेकिन बहुत अच्छी नहीं की। ठीक है, ड्रॉ करने की चांसेस कितने हैं, 10% है, क्योंकि सामने वाली जो टीम है वो बहुत ज्यादा तैयारी करके आई है। और लूज करने के जो चांसेस हैं लेट सपोज वो हमारे पास बाकी बच रहे हैं 50%। तो टोटल हमारे पास 100% बनेगा ना। हमेशा जो प्रोबेबिलिटीज होती है, जो आउटकम्स होते हैं, उसका टोटल आपके पास 100% यानी 1 के इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो अगर विन विन करने के चांसेस डिपेंड करते हैं कि उन्होंने कितनी प्रैक्टिस की है और उनके ओपोनेंट ने कितनी प्रैक्टिस की है। ठीक है, तो क्योंकि इनकी प्रोबेबिलिटीज हमें नहीं पता, तो हम यहाँ पर नहीं कह सकते कि जो प्रोबेबिलिटी होगी इसकी टीम के विन करने की वो 1/3 होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें डिपेंड करता है कि ये जो इनके आउटकम्स हैं उनकी परसेंटेजेस क्या हैं। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 40%
50% विन करने के हैं और 10% ड्रॉ करने के हैं और 50% लूज करने के हैं, तो यहाँ पर क्योंकि ये तीनों इक्वली लाइकली नहीं है, दे आर नॉट इक्वली लाइकली, तो इसलिए ये प्रोबेबिलिटी हमारे पास सही नहीं होगी। ठीक है, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी सिर्फ कब सही होती, जब विनिंग के चांसेस भी हमारे पास 33.3% हो, ड्रॉ करने के चांसेस भी 33.3% हो और लूज करने के चांसेस भी हमारे पास 33.3% हो, दोनों बहुत ही टक्कर की टीम्स हो। ठीक है, और जो हमारे पास सर्कमस्टांसेस हो, बारिश होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा हो, तो अब यहाँ पर कुछ नहीं पता कि कौन सी टीम जीतेगी कौन सी टीम हारेगी, और हो सकता है कि मैच ड्रॉ हो जाए। ठीक है, तो ड्रॉ होने के चांसेस भी हो, विनिंग के चांसेस भी उतने ही हो, लूज करने के चांसेस भी उतने हो, तब ये इक्वली लाइकली होंगे और तब इनकी जो प्रोबेबिलिटीज होंगी वो 1/3 होंगी। अनटिल एंड अनलेस ये सिचुएशंस ना हो, यानी कि ये इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट जो आपके पास सिचुएशंस है वो ना हो, तब तक ये आपके पास मार्कस की जो स्टेटमेंट है वो ठीक नहीं होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, द 3 आउटकम्स आर नॉट इक्वली लाइकली। ठीक है, हेंस मार्कस स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट इज इनकरेक्ट। बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं अनबियास्ड डाइस विद 20 फेसेस। अब हमारे पास टोटल आउटकम्स हमें शुरू में बता दिए इन्होंने कि अब हमारे पास 20 आउटकम्स होने वाले हैं। 20 फेसेस हैज द नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। ये आप देख सकते हैं, एक डाइस है आपके पास, ठीक है, और इसके अंदर 20 फेसेस हैं। ये एक ट्राइंगल के अंदर एक फेस है, ठीक है, और इस तरह के 20 फेसेस हैं इस डाइस के अंदर, और हर डाइस के फेस के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है 1 से लेकर 20 तक। 20 फेसेस है, हर एक के ऊपर एक डिफरेंट नंबर लिखा होगा, 1 से लेकर 20 तक है। द डाइस इज थ्रोन, वर्क आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग द नंबर 3। हर नंबर की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर 1/20 होगी, तो 3 की भी कितनी होगी, 1/20। अब मल्टीपल ऑफ 3, इसके लिए आपको सबसे पहले 3 के मल्टीपल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे, जो आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़े थे। तो मल्टीपल्स ऑफ 3 आपके पास यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आप यहाँ पर वो लिख लीजिए। तो मल्टीपल्स ऑफ 3 हमारे पास है यहाँ पर 3, 6, 9, 12, 15 और 18। 18 के बाद 21 आता है, 21 20 से बड़ा है तो वो नहीं आ सकता। तो कितने हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल्स हो गए, 6, टोटल 6 मल्टीपल्स है। ठीक है, तो इसकी हमारे पास यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 6/20। दैट्स इट। जितने आपके पास आउटकम्स के चांसेस होंगे उतनी आपकी प्रोबेबिलिटी होगी। एंड ऑड नंबर 1 से लेकर 20 तक हमारे पास 20 नंबर्स हैं, और हमारे पास ऑल्टरनेट नंबर्स इवन है, ऑल्टरनेट नंबर्स ऑड है। तो जितने इवन नंबर्स हैं उतने ही ऑड नंबर्स हैं। तो 10 इवन होंगे, 10 ऑड होंगे, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, ये 9 हमारे पास ऑड होंगे और बाकी जो नंबर्स हैं वो हमारे पास इवन होंगे। तो ऑड नंबर्स हमारे पास यहाँ पर कितने हैं, 1 से लेकर 20 तक 10 नंबर्स हैं। ठीक है, तो इनकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो हमारे पास कितनी बनेगी, 10/20, यानी 1/2। ठीक है, और इसी तरह से अब फैक्टर ऑफ 30, फैक्टर ऑफ 30 हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो फैक्टर्स ऑफ 30 क्या होते हैं, कौन कौन से टेबल्स में हमारे पास 30 आता है, सबसे पहले 1, फिर 2, 2 के टेबल में भी आता है 30, 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में आता है, फिर 6 के टेबल में आता है, और फिर 10 के टेबल में आता है, और फिर 15 के टेबल में आता है, और फिर अपने टेबल में आता है। ठीक है, तो हमारे पास कुल मिलाकर यहाँ पर 8 जो है वो फैक्टर्स हैं 30 के, सॉरी, लेकिन इसके अंदर तो हमारे पास यहाँ पर 1 से लेकर 20 तक कितने फैक्टर्स हैं, 1 से लेकर 20 तक हमारे पास 30 नहीं आ सकता। सही है, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि हमें 1 से लेकर 20 तक में देखना है कि 30 के कितने फैक्टर्स 1 से लेकर 20 के बीच में, तो ये 7 है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा, 7/20। ठीक है, और ये सिंप्लीफाई भी नहीं हो सकता। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास पार्ट बी में कह रहे हैं वर्क आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग द नंबर 6। नंबर 6 की प्रोबेबिलिटी भी वही है जो नंबर 3 की है, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/20 है। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है। उसके बाद हमसे कह रहे हैं अ नंबर लेस देन 6, 6 से लेस देन कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास बन जाएंगे 5/20। अ नंबर मोर देन 6, कितने नंबर्स हमारे पास 6 से ज्यादा हैं, तो बाकी सारे नंबर्स 1 से लेकर 6 तक जो छोड़ दिए हमने, तो बाकी हमारे पास 14 नंबर्स बनते हैं, दैट इज 1/20। अब हमसे कह रहे हैं एक्सप्लेन why the three probabilities in part B must add up to 1, क्योंकि उसने सारे नंबर्स ले लिए ना, पहले कहा नंबर 6 उसको अलग किया, फिर नंबर 6 से छोटे जितने नंबर्स हैं वो सारे नंबर्स आ गए, फिर नंबर 6 से जितने बड़े नंबर्स हैं वो सारे आ गए, तो ये सारे आउटकम्स आ गए ना हमारे पास यहाँ पर। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि
द थ्री प्रोबेबिलिटीज एड अप टू 1/20 प्लस 5/20 प्लस 14/20। इन सबको प्लस करते हैं तो आंसर क्या आता है हमारे पास 20/20। जब सारे आउटकम्स आ गए हमारे पास यहाँ पर, तो ये क्या हो गया हमारे पास 1। ये हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की एक एग्जांपल थी स्टूडेंट्स के, एक टाइम पर एक ही हो सकता है। या तो नंबर 6 होगा तो उससे बड़ा नहीं होगा, ना उससे छोटा होगा। अगर नंबर लेस देन 6 होगा तो ना 6 होगा ना 6 से ग्रेटर होगा। और जब नंबर ग्रेटर देन 6 होगा तो ना 6 होगा ना नंबर 6 से लेस देन होगा। ठीक है। और ये इक्वली लाइकली भी है हमारे पास, नहीं सॉरी इक्वली लाइकली नहीं है, क्योंकि तीनों की प्रोबेबिलिटीज हमारे पास यहाँ पर चेंज है, लेकिन ये एड अप टू 1 हो रहे हैं। उसके बाद पार्ट डी में कह रहे हैं डिस्क्राइब एन आउटकम दैट हैज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 75% एंड डिस्क्राइब एन आउटकम दैट हैज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 15%। ठीक है। तो अब हमने पहले सबसे पहले ये देखना है कि 75% की प्रोबेबिलिटी हमें कोई मिल जाए यहाँ पर, और उसके बाद फिर हमें 15% की कोई प्रोबेबिलिटी मिल जाए। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 75% की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? अगर मैं 20 के अंदर, ये जो 1 से लेकर 20 तक है, 75% का मतलब है 3/4। ठीक है। 75% का मतलब पहले आप लोग समझ लो, 75% का मतलब है 75/100। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे, 25 3 जार 75, 25 4 जार 100, तो ये आपके पास 3/4 बनेगा। ठीक है। तो अब हमारे पास 1 से लेके 20 तक कितने डिजिट्स है? 20। तो अगर मैं 4 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूं 5 से, और 3 को भी मल्टीप्लाई कर दूं 5 से, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 15/20। यानी 20 में से 15 आउटकम्स मेरे पास आने चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी आपके पास लिखूं स्टूडेंट्स के, अ नंबर ग्रेटर देन 5। 5 से ग्रेटर मेरे पास यहाँ पर कितने नंबर्स हैं? 6 से लेकर 20 तक काउंट करोगे तो आपके पास 15 नंबर्स बनेंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या बनेगी? 15/20। 15/20 को जब आप यहाँ पर सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा? 3/4। और 3/4 बराबर है 75%। ये हमने क्या किया? रिवर्स वर्किंग की। 75% को पहले हमने कन्वर्ट किया फ्रैक्शन में, तो हमारे पास आंसर आया 3/4। यानी हमें कोई ऐसी प्रोबेबिलिटी बनानी थी जिसकी हमारे पास यहाँ पर जो आउटकम हो वो 3/4 दे रहा हो। ठीक है। तो 3/4 को हमने पहले अब यहाँ पर जो है वो ट्रांसलेट किया कि 3/4 की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 20 में कितनी बनेगी। तो हमारे पास अगर 3/4 की प्रोबेबिलिटी है, 4 को हमने कहा कि 4 को हम 20 बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, तो हमारे पास 3/4 इक्विवेलेंट था 15/20 के। जब 15/20 की इक्विवेलेंट है, तो हमने कहा कि ऐसा कौन सा आउटकम हो सकता है कि जिसके अंदर हमारे पास 15 नंबर्स आ जाए। तो हमने कहा अ नंबर ग्रेटर देन 5। इसी तरह से आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो स्टूडेंट्स, अ नंबर लेस देन 16। तो अभी भी आपके पास कितने नंबर्स आएंगे? 1 से लेकर 15 आ जाएंगे। तो तभी आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? 15/20। यानी आपको कोई ऐसा आउटकम चूज करना है जिसके अंदर आपके पास जो प्रोबेबिलिटी बने वो 15/20 की बने। 15/20 बराबर होता है 75%। ठीक है। इस तरह से आपने इस चीज को अच्छी तरह से समझना है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर है डिस्क्राइब एन आउटकम दैट हैज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 15%। इसको भी हम इसी तरह से करेंगे। 15% की बात है, तो 15% का मतलब क्या है? 15/100। इसको सिंप्लीफाई करें अगर हम, तो आप इसको इस तरह सिंप्लीफाई करो कि आपके पास 20 का होल नंबर आपको दे दें। ठीक है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो पहले 5 से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 3 जार 15, और 5 इंटू 20 जार 3/20। इसका मतलब है कि हमें कोई ऐसा आउटकम चाहिए कि जिसके अंदर हमारे पास 3 नंबर्स आ रहे हों, सिर्फ 3 नंबर्स आ रहे हों। तो अगर मैं यहाँ पर आपके पास कहूं कि अ मल्टीपल ऑफ 6, तो 6 के कितने मल्टीपल्स हैं यहाँ पर हमारे पास 1 से लेकर 20 तक? 6, 12 और 18। सिंपल। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 5 लेती तो मेरे पास 4 नंबर्स आ जाते, तो वो यहाँ पर हमारे पास नहीं आ सकता था। ठीक है। क्यों? क्योंकि 5 10 15 20 ये 4 नंबर्स हमारे पास, उसके हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी बनती है वो 4/20 बनती, तो वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं था। तो आपने कोई ऐसा जो है वो यहाँ पर जो है आउटकम चूज करना है कि जिसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास 3/20 बने। 3/20 होगी तो वो खुद ब खुद 15% बन जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने यहाँ पर इसको करना है। और इसके अलावा आपके पास यहाँ पर और क्या आउटकम हो सकता है?
नंबर ग्रेटर देन 17। 17 से बड़े हमारे पास यहाँ पे कितने नंबर्स हैं? 18, 19, 20, तो 3/20 आएगा। या अ नंबर लेस देन 4, इसमें भी आपके पास क्या आएगा? यहाँ पर 3 नंबर्स आएंगे, 1, 2, 3। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पर डाल सकते हो प्राइम नंबर्स लेस देन 6। 6 से लेस देन हमारे पास कितने प्राइम नंबर्स हैं? 2 है, 3 है और 5 है। ये 3 प्राइम नंबर्स हैं। या फिर हम और भी कुछ डाल सकते हैं कि ऑड नंबर्स लेस देन 6। ठीक है, तो अब आपके पास कौन कौन से नंबर्स आते हैं? 1, 3 और 5। अब आप यहाँ पर अपने दिमाग से सोच सोच के बहुत सारे आउटकम्स जनरेट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। स्टिल अगर कोई क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। टेक केयर, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अल्लाह हाफिज।